हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी एबीसीडी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। ये जो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो 1854 से 1947 के बीच था, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 जो है एमसीक्यू का एक सेट डाल दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसके आगे का यहाँ पर एमसीक्यू आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक जो ये जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू आपको सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सीजी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का हो या सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, सीजी पुलिस कांस्टेबल का हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, फिर पटवारी हो, आरआई, ये जितने भी व्यापम के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो का और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। देखिए यहाँ पर जो आपको प्रश्न मिलेगा 11 से लेके आगे तक का मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट 1 है, ठीक है, उसमें मैंने 1 से लेके 10 तक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, तो जाके उसको भी आप जरूर देख लें। इसमें हम 11 से लेके आगे तक का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 11वां, 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान छत्तीसगढ़ में शामिल रियासतें हैं। देखिए, जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन जो है वो कहाँ चला जाता है? उड़ीसा वाले पोर्शन में, संबलपुर साइड जाके मिल जाता है, उड़ीसा वाले में। ठीक है, वहीं जो झारखंड का कुछ भाग है जो छत्तीसगढ़ में आके शामिल हो जाता है। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि 1905 के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रियासतें जो है छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ है। यहाँ पे 1 से लेकर 9 ऑप्शन है, 9 कथन है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा जो है छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 कोरिया, कोरिया के बाद ये जो हमारा सरगुजा है वो हो गया। ठीक है, कोरिया, सरगुजा, इसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद ये चांग बखार और जशपुर। ये 5 ऐसी रियासतें हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सा? कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, चांग बखार और जशपुर। ये 5 ऐसे रियासतें हैं जो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रांत का भाग था उसमें शामिल हुआ था। तो हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 2, 4, 5, 7, 9। ठीक है, देखिए 2, 4, 5, 7, 9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अच्छा, 5 छत्तीसगढ़ से जो उड़ीसा में चले गए थे वो 5 कौन कौन से रियासतें हैं? तो आप उसका भी नाम याद रखिएगा। एक पटना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, पटना हो गया। पटना के बाद सोनपुर, रायखोल, 3 हो गया। रायखोल के बाद एक है बामरा और 5वां जो है कालाहांडी। ये शुरुआत में 1905 से पहले ये छत्तीसगढ़ के अंदर की रियासतें थी, लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो ये 5 रियासतें जो है उड़ीसा वाले क्षेत्र में जाकर मिल गए और झारखंड के छोटा नागपुर का जो पठार है उस इलाके से ये 5 जो रियासतें हैं वो छत्तीसगढ़ में आके शामिल हो गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 11। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में शासकीय भूमि को क्या कहते थे? देखिए, जब ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई तो छत्तीसगढ़ में संपूर्ण जो जितने भी छत्तीसगढ़ था उसको राजस्व के दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया था। कौन कौन सा क्षेत्र था? तो एक था ताहुतदारी, ठीक है, दूसरा था खालसा क्षेत्र और तीसरा जो था जमींदारी। ठीक है, सूबेदारी यहाँ पे क्षेत्र नहीं, ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। तो उसमें जो शासकीय भूमि होती थी उस ब्रिटिश काल में उसको खालसा क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खालसा क्षेत्र जो है ये ब्रिटिश शासन काल में शासकीय भूमि होती थी। इस शासकीय भूमि में मतलब जो खालसा क्षेत्र है इसमें होता क्या था कि जो किसान है ना, यहाँ पे राजस्व कैसे वसूला जाता था उस चीज को समझिएगा। किसान जो है वो गौटिया को अपना कर देता था। ठीक है, जो किसान है वो कर किसको देता था? गौटिया को देता था। और ये गौटिया जो है क्या करता था? ये सीधे सरकार को जाके ये जो है चुकाता था। ठीक है, मतलब जो किसान है वो गौटिया के माध्यम से जो टैक्स है वो कहाँ? सरकार तक, शासन तक पहुंचाने का कार्य करता था। ठीक है, ये खालसा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा होता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताहुतदारी सैंडिस के शासन काल में निर्मित हुई थी? देखिए, अभी हमने देखा कि राजस्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको 3 पार्ट में बांटा गया था।
एक था ताहुतदारी, ठीक है, दूसरा क्या था खालसा क्षेत्र, और जो तीसरा था उसको बोल दिए थे हम जमींदारी। ठीक है, ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये ताहुतदारी, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों के चारों ताहुतदारी हैं, ठीक है ना। ये सिरपुर, लवन, संजारी और तरेंगा, ये चारों जो है ताहुतदारी है। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ताहुतदारी है जिसको सैंडिस के शासनकाल में निर्मित किया गया था? अब आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो सैंडिस है ना, ठीक है, यहाँ पे सैंडिस के शासन काल में 2 ताहुतदारियों का निर्माण किया गया था। कौन कौन सा? तो एक था लोरमी, ठीक है, लोरमी नामक जो ताहुतदारी था, ये भी सैंडिस के शासनकाल में सन 1826 में निर्माण किया गया था। और इसी के शासनकाल में एक दूसरा जो था वो था तरेंगा। इस ताहुतदारी का निर्माण 1828 में सैंडिस के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। वहीं जो सिरपुर और लवन है, ये दोनों, सिरपुर और लवन, ये दोनों जो है रघुजी तृतीय के शासनकाल में इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। सिरपुर को 1843 में, और ये जो लवन है इसको 1848 में रघुजी तृतीय के शासनकाल में निर्मित किया गया था। और ये जो संजारी आप देख रहे हैं ना, ये चार्ल्स इलियट के शासन में निर्मित एक ताहुतदारी है, ठीक है, चार्ल्स इलियट के शासनकाल में। तो संजारी को कब निर्माण किया गया था? तो ये 1858 में निर्माण किया गया था। तो ये सारा चीज को भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि खल्लारी और सिहावा नामक जो ताहुतदारी है की स्थापना किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जितना भी मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ, ये सभी के सभी प्रश्न जो है मैं खुद तैयार किया हूँ, ताकि ये जो टॉपिक है आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ एक एनालिसिस भी इसका हो जाए। तो खल्लारी और सिहावा नामक जो ताहुतदारी है उसका निर्माण किसने किया था, आपको ये बताना है। सैंडिस ने, चार्ल्स इलियट ने, I.S. बेरी ने, या फिर लेफ्टिनेंट स्मिथ ने, किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा खल्लारी और सिहावा ये दोनों ताहुतदारी जो है चार्ल्स इलियट के शासन में निर्माण किया गया था, ठीक है। चार्ल्स इलियट के शासनकाल में 3 ताहुतदारियों को निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, एक तो हो गया संजारी, ठीक है, इसका निर्माण 1858 में, ठीक है, जो कि मैं पहले भी बता चुका। इसके बाद दूसरा था खल्लारी, ठीक है, ये खल्लारी नामक जो ताहुतदारी है ये भी 1858 में चार्ल्स इलियट के शासनकाल में निर्मित किया गया था। और तीसरा जो है सिहावा, ठीक है, सिहावा, इसका निर्माण भी 1858 में किया गया था। अर्थात ये तीनों के तीनों जो ताहुतदारी हैं वो चार्ल्स इलियट के शासनकाल में 1858 में निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए आगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न, बिलासपुर में प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था कब लाई गई थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था कब लाई गई थी वो देखिए बिलासपुर में भू राजस्व को व्यवस्थित करने के लिए 2 बार, ठीक है, बंदोबस्त लाया गया था। कितने बार? 2 बंदोबस्त जो है बिलासपुर में लाया गया था राजस्व को हैंडल करने के लिए, राजस्व के बंदोबस्त करने के लिए। तो प्रथम बंदोबस्त कब लाया गया था वो आपसे पूछा गया है। 1880, 1860, 1856 या फिर 1868 में। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1868 में, ठीक है, लाया गया था सबसे पहली बार, ठीक है। प्रथम बंदोबस्त कब लाया गया था? 1868 में। अच्छा, दूसरा वाला जो है वो कब लाया गया था? तो वो 1880 में लाया गया था। तो बिलासपुर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिलासपुर के अंदर ही दूसरा जो बंदोबस्त है वो कब लाया गया था? भू राजस्व बंदोबस्त 1880 में। पहला वाला 1868 में और दूसरा वाला जो है वो 1880 में। ये दोनों के दोनों बिलासपुर के अंदर की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, ये भी उसी से संबंधित है कि बिलासपुर में भू राजस्व की प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था किसने लाया था? तो अभी हमने देखा कि जो बिलासपुर के अंदर प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था जो कब आया था? 1868 में। और जो दूसरा वाला था, ठीक है, वो कब आया? 1880 के अंदर लाया। तो प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था लाया किसने था वो आपसे पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें के द्वारा जो प्रथम बंदोबस्त है वो 1868 में लाया गया था, प्रथम वाला। वहीं जो द्वितीय जो बंदोबस्त व्यवस्था है बिलासपुर के अंदर, ये भी बिलासपुर के अंदर की ही अभी तक बात हो रहा है। और जो दूसरा वाला है, दूसरा बंदोबस्त, वो I.S. बेरी के द्वारा बिलासपुर में लाया गया था। कब? 1880 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17वां प्रश्न।
17वां प्रश्न है कि रायपुर में भी नहीं, ये भूर हुआ, ठीक है। रायपुर में भू राजस्व की चौथी और अंतिम बंदोबस्त व्यवस्था कब आई थी? अब ये प्रश्न से तो हमको ये पता चल जा रहा है कि रायपुर में जो बंदोबस्त व्यवस्था थी, ठीक है, रायपुर के अंतर्गत 4 बंदोबस्त व्यवस्था जो है आया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चौथा वाला जो है अंतिम हुआ। ये अंतिम वाला कब लाया गया था वो पूछा गया, 1862, 1889, 1897 या फिर 1929, कब लाया गया था? तो इसको देखेंगे तो चारों के चारों जो हैं उसी ऑर्डर में दिया गया जिसमें पूछा गया। तो अंतिम बंदोबस्त व्यवस्था जो रायपुर में लाया गया था भू राजस्व व्यवस्था का, वो था 1929 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1929 में चौथा और अंतिम भू राजस्व व्यवस्था रायपुर के अंतर्गत लाया गया था। प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था जो है रायपुर के अंदर 1862 में लाया गया था। दूसरा वाला जो है 1889 में। दूसरा वाला किसके द्वारा लाया गया था? वो था मिस्टर फुलर के द्वारा, ठीक है, मिस्टर फुलर के द्वारा। तीसरा वाला जो है 1897 में लाया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 17, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न आपके लिए। 18वां प्रश्न है कि मराठा कालीन पद गौटिया को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखिए ये गौटिया पद ही एक ऐसा पद है जो मराठा काल में तो था ही, साथ साथ ब्रिटिश काल में भी यथावत बना रहा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? जमींदार, मालगुजार, ताहूतदार या फिर सूबेदार, किस नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो गौटिया का पद है उसे ही मालगुजार कहा जाता था, ठीक है, याद रखिए गौटिया के पद को ही मालगुजार के नाम से जाने जाना था ब्रिटिश काल में। और ये भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था, ठीक है। भू राजस्व के अंतर्गत मालगुजारी व्यवस्था के अंतर्गत गौटिया जो पद था उसी को मालगुजार के नाम से भी जाना जाता था ब्रिटिश काल के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में दस्तूर उल अमल क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दस्तूर उल अमल क्या था? क्या एक राजस्व संबंधी मामलों के निदान हेतु नियमावली था, एक प्रकार का राजस्व कर था, एक प्रकार का सायर कर था, या फिर भू राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी, क्या था? ठीक है, तो ये जो था वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश काल था, उसमें दस्तूर उल अमल किसको कहते थे? तो यह जो था एक तरह का नियमावली था, ठीक है, एक ऐसा नियमावली जो राजस्व संबंधी मामलों के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आय के मद में शामिल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है ये। देखिए 1854 में क्या हुआ, इस थोड़ा सा इसको समझिएगा। 1854 में या फिर 1854 से पूर्व मराठा शासनकाल में आय की प्रमुख जितने भी पद थे, ठीक है, मद थे, मतलब आय के जो भी साधन थे, मद का मतलब साधन समझिएगा, जहाँ जहाँ से आय प्राप्त किया जा सकता था मराठा काल में, उसको सीमित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और सभी जितने भी मद थे, जितने भी साधन थे, उसको 4 मदों में बांट दिया गया, ठीक है, 4 मदों में ही सीमित कर दिया गया। किसको? पूरे मराठा कालीन जितने भी मद थे राजस्व के लिए, सभी को 4 मदों में सीमित कर दिया गया। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं था वो बताना है, भू राजस्व, आबकारी, टकोली या फिर सायर, क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, टकोली, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मद कौन कौन सा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हो जाएगा भू राजस्व, ठीक है, पहला मद हो गया भू राजस्व। दूसरा था आबकारी, जो ऑप्शन नंबर ए और बी लिखा है ना वो है, ठीक है, आबकारी। तीसरा जो है ये सायर भी है। और चौथा एक जो बच गया, चौथा मद, वो था पंडरी, ठीक है। तो ये 4 मदों में सीमित कर दिया गया था पूरे आय के मदों को, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा 20वां प्रश्न। 21वां प्रश्न आप सभी के लिए कि रायपुर में 1857 में स्थापित डाकघर में पोस्ट मास्टर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि 1857 के समय हमको पता है कि पूरे देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। उसका कहीं ना कहीं प्रभाव छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने को मिलता था, उसकी कई लहर देखने को मिलते थे। तो क्योंकि उस समय विद्रोह बहुत अधिक हो रहे थे,
तो जितने भी विद्रोह हो रहे थे उस समय विद्रोहात्मक पदों की आवाजाही भी बहुत होती थी। पत्रों को एक से दूसरे जगह तक भेजा जाता था। तो जितने भी इस तरह के पत्र होते थे, पत्राचार होता था विद्रोह के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए रायपुर के अंतर्गत एक डाकघर का स्थापना किया गया। और उस कब किया गया था? 1857 में, ठीक है, अगस्त 1857 में। और ये जो रायपुर में डाकघर स्थापित किया गया, उसका पहला पोस्ट मास्टर किसको नियुक्त किया गया, आपसे ये पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट स्मिथ को ही प्रथम पोस्ट मास्टर जो है नियुक्त किया गया रायपुर में स्थापित डाकघर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो डाक परिवहन होता था, अब तो व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, लेकिन पहले तो ये सब कुछ नहीं था। तो ये सब जो डाक भेजा जाता था ना, वो कैसे भेजा जाता था? तो हरकारे और घोड़ों की व्यवस्था की गई थी इसको भेजने के लिए, डाक को भेजने के लिए एक से दूसरे जगह तक। ठीक है, याद रखिएगा। जो डाक का टिकट होता था ना, उसके ऊपर महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था। और जो डाक का टिकट का मूल्य होता था कितना? 1 आना होता था। ठीक है, कितना? 1 आना होता था। चलिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि मराठा कालीन नागपुरी रुपया को बंद कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नए सिक्के कब प्रारंभ किए? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये डेट आपको याद रखना है कि हुआ ये कि पहले इसको याद रखिएगा, 1 मई 1855। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? 1 मई, हाँ 1 मई 1855, ये आंसर नहीं है। 1 मई 1855 को हुआ क्या कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक नए प्रकार का सिक्का को जारी करता है। ठीक है, नया सिक्का जारी करता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको प्रारंभ कब किया जाता है? तो 5 जून 1855 को। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो नया सिक्का जारी कब किया गया? 1 मई 1855 को। और अगले महीने 5 जून 1855 को जितने भी मराठा कालीन नागपुरी रुपया था उसको बंद करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का नया सिक्का को प्रारंभ कर दिया जाता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज जो है जानने को मिलेगा। प्रश्न है कि यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए 1854 में लोक कार्य विभाग के ये जितने भी कार्य यहाँ पे है, ये सब ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश शासन के समय के कार्य हैं। उनके जो शासन, उनके वर्ष से मैच करना है और कौन सा असत्य रूप से मैच किया गया है वो बताना है। 1854 में लोक कार्य विभाग की स्थापना। 1882 राजनांदगांव में नागपुर तक गेज रेल लाइन बिछना। 1887 में बंगाल नागपुर रेलवे का विलय। और 1890 में प्रदेश में बंगाल नागपुर के मध्य सर्वप्रथम रेल संचालन। इसमें से कौन सा असत्य है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल सही है, लेकिन डी वाला असत्य है। ठीक है, कैसे असत्य है कि 1890 में प्रदेश में बंगाल नागपुर के मध्य सर्वप्रथम रेलवे का संचालन नहीं हुआ था। ठीक है, तो रेलवे का बंगाल नागपुर के मध्य सर्वप्रथम जो संचालन हुआ था वो हुआ था, डेट याद रखिएगा, आपको याद रखना है, 27 नवंबर 1888 को। ठीक है, इस डेट पर बंगाल नागपुर के मध्य सर्वप्रथम रेल का संचालन हुआ। और बाकी ये 3 है। 1890 को क्या हुआ था? तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन को बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत पुराना है। बिलासपुर का जो रेलवे स्टेशन है ना भाई, ये बहुत पुराना है। ये 1890 में बनाया गया था। ठीक है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन कब बनाया गया था? 1890 में बनाया गया था, याद रखना है आपको। बाकी ये सभी के सभी, तो यहाँ पे आपको 6 फैक्ट जो है आपको यहाँ पे जानने को मिला। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 1890, 1900, 1862 या फिर 1905। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सन 1900 में, ठीक है, सन 1900 में बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो बिलासपुर रेल मंडल थी ना, ये कलकत्ता रेलवे के अधीन आती थी। ठीक है, कलकत्ता रेलवे के, और अभी जो है अभी भी कलकत्ता रेलवे के अधीन ही ये आती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये 1900 के अंदर ही क्या हुआ था कि
जो रेलवे सरकारी अधिपत्य के अंतर्गत आ गया था, और साथ ही साथ राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर को मुंबई कोलकाता लाइन से जोड़ा गया था सन 1900 के अंदर ही। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न अब देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि ब्रिटिश छत्तीसगढ़ में लॉरी स्कूल की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ब्रिटिश काल में शिक्षा का भी प्रसार हुआ, कहीं हिंदी माध्यम के विद्यालय खोले जाते थे तो कहीं अंग्रेजी माध्यम का। ठीक है, हालांकि जो ब्रिटिश होते थे वो प्रमोट करना चाहते थे अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूलों का, तो उसी समय एक लॉरी स्कूल की स्थापना किया गया था। ये जो लॉरी स्कूल है ना, इसी स्कूल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इसी को वर्तमान में माधवराव सप्रे स्कूल के नाम से जाना जाता है। रायपुर में अभी भी है। ठीक है, रायपुर में जो माधवराव सप्रे स्कूल है वही पहले क्या था, किस नाम से जाना जाता था, लॉरी स्कूल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कब इसका स्थापना हुआ था, 1893, 94, 1907 या फिर 1913? क्या इसका आंसर होगा? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये 1913 में स्थापित किया गया था लॉरी स्कूल रायपुर के अंदर। 1893 में एक चीज याद रखिएगा, सेंट पॉल स्कूल की स्थापना किया गया था। ठीक है, सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब, 1893 में किया गया था। 1894 में राजकुमार कॉलेज, जो रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, राजकुमार कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1907 के अंदर सालेम कन्याशाला, जो कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था, उसकी स्थापना किया गया था, सालेम कन्याशाला। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की एक स्कूल थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1913 में लॉरी स्कूल की स्थापना की गई थी। 26वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत कब किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, 1920, 1925, 1937 या फिर 1938। देखिए, 1937 में जब खरे का मंत्रिमंडल, ठीक है, जब मध्य प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मुख्यमंत्री खरे जी थे, और उसी समय जो रविशंकर शुक्ल जी थे वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री के पद पर थे शुरुआत में। ठीक है, अब यह हुआ कि शिक्षा मंत्री के पद पर होते हुए भी उन्होंने शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत किया था। ठीक है, क्या योजना, शिक्षा मंदिर योजना की शुरुआत किया गया था, कब, तो 1937 के अंदर ही। ठीक है, जब वो शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रांत के तब। ठीक है, चलिए 1920 में याद रखिएगा, कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ। 1920 में असहयोग आंदोलन का समय था, तो उस समय रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का दौर था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। 1925 का कुछ डाटा याद रखिए कि कालीबाड़ी संस्था की स्थापना किया गया था। रायपुर में भी कालीबाड़ी है। ठीक है, तो कालीबाड़ी संस्था की नींव कब डाली गई थी, तो 1925 के अंदर। 1938 का एक घटना याद रखिएगा कि रायपुर में एक छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की, मतलब छत्तीसगढ़ कॉलेज जो है रायपुर में उसका स्थापना किया गया था। इसको स्थापित कौन किया था, तो जे योगानंदम के द्वारा। ठीक है, जे योगानंदम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है आपके लिए कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में आपराधिक जनजातीय अधिनियम कब लागू किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है क्या कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में आपराधिक जनजातीय अधिनियम कब लागू किया गया था, आपसे यह पूछा गया है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1871 में। ठीक है, 1871 के अंतर्गत आपराधिक जनजातीय अधिनियम लाया गया था। कब, 1871 के 71 में लागू किया गया था। ठीक है, 1857 में क्या हुआ था, तो याद रख सकते हैं कि रायपुर में पोस्ट मास्टर की स्थापना किया गया था। जो कैप्टन स्मिथ को उसमें पोस्ट मास्टर नियुक्त किया गया था, डाकघर स्थापित करके। 1858 में प्रदेश में, एक चीज को याद रखिएगा, प्रदेश में 1858 में क्या हुआ था, प्रदेश में पुलिस मैनुअल लागू हुआ था। ठीक है, प्रदेश में पुलिस मैनुअल लागू कब हुआ था, तो 1858 के अंदर। 1861 में क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर जिलेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में कंपनी के सरकार के विरुद्ध
प्रथम विद्रोह कौन था? ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और कई बार ये सब आपके नज़र के सामने से ये प्रश्न जो है इस टाइप का गुजरा होगा कि छत्तीसगढ़ में देखिए कई सारे विद्रोह जो है कंपनी के विरुद्ध हो चलाया गया, क्योंकि कंपनी जो है कहीं ना कहीं शोषण करता था यहाँ के जनजातियों के, यहाँ के लोगों को। तो जब भी शोषण होगा तो उनके खिलाफ विद्रोह तो होगा ही, ठीक है। तो ये प्रथम विद्रोह कब हुआ था या फिर कौन सा विद्रोह था? भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, हल्बा विद्रोह या फिर तारापुर विद्रोह? कौन सा विद्रोह था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हल्बा विद्रोह जो है यही कंपनी के सरकार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाला प्रथम विद्रोह था। यह विद्रोह 1774 से लेके 1779 के मध्य देखने को मिलता है, ठीक है। भोपालपट्टनम विद्रोह कब हुआ था? आप आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि 1795 में हुआ था। ये कंपनी के विरुद्ध ये तीसरा विद्रोह था, ठीक है। कंपनी के विरुद्ध ये तीसरा विद्रोह था। परलकोट विद्रोह कब हुआ था? परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था। तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1842 से शुरू होकर ये 54 तक लगभग चलता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो देखिए ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो जो है डाला हुआ हूँ। तो वो वीडियो जो अगर आप जाके देखते हैं तो वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। पूरा जनजाति वाला चैप्टर, जनजाति विद्रोह वाला चैप्टर जो वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। 29वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र मुस्लिम जमींदारी कौन सी थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। कोरबा जमींदारी, पेंड्रा जमींदारी, धमधा जमींदारी या फिर सोनाखान जमींदारी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये पेंड्रा जो जमींदारी थी एकमात्र मुस्लिम जमींदारी थी छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। और जो पेंड्रा जमींदारी थी ना, यहाँ पे पिंडारियों का, ठीक है, पिंडारियों का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। और ये कोरबा जमींदारी है, इस पे क्या है देखिएगा कि एक ऐसा जमींदारी है, ठीक है, जिसको जब्त कर लिया गया था, ठीक है। ये कोरबा जमींदारी को जब्त कर लिया गया था, याद रखिएगा। धमधा जमींदारी क्या था? तो यहाँ पर बिम्बा जी के डर से, ठीक है, बिम्बा जी के डर से ये जमींदारी जो है, इसका जो धमधा के जो जमींदार थे वो क्या कर लिए थे? जल समाधि ले लिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आज का हमारा 30वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि सन 1947 से पूर्व छत्तीसगढ़ में परगने और जमींदारियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में हमारे देश में विलय हुआ। तो उससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर कितने परगने और कितनी जमींदारियां थी, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 9 परगने और 27 जमींदारियां 1947 से पहले छत्तीसगढ़ के अंदर थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न देखा, ठीक है, 20 प्रश्न तो देखा, लेकिन ये पूरा चैप्टर की बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें हमने 10 प्रश्न देखा, पार्ट 2 के अंदर 20 क्वेश्चन देखा। टोटल 30 क्वेश्चन से ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो सकता है। इसके और भी वीडियो जो हैं आधुनिक छत्तीसगढ़ वाले में जरूर आएंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर जाके देखिएगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लें, नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से चलाते रहें, रोकिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं और एक पोस्ट आपको लेना ही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, CGPSC ABCD का टेलीग्राम चैनल से भी। वहाँ पे हम वीडियो का PDF आपको दे देते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो हम सब मिलकर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।